हेलो हाय एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, जो कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम सिर्फ कॉन्सेप्ट और कीवर्ड के ऊपर ही फोकस करेंगे। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ये है, दैट इज कॉल्ड चेंज। सो व्हाट इज चेंज? कन्वर्शन ऑफ वन सब्सटेंस इनटू अनदर सब्सटेंस इज कॉल्ड चेंज। जैसे कि एग्जाम्पल है, मिल्क आपका कॉर्ड में बदल जाता है। कोई एक चीज़ अगर दूसरे चीज़ एक बिल्कुल एक नई चीज़ में अगर बदल जाती है, उसे हम चेंज कहेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ चेंजेस, जो चेंजेस होता है वो दो तरह का है। एक है फिजिकल चेंज, दूसरा है केमिकल चेंज। अगर शेप, साइज, टेम्परेचर, डेंसिटी, इसमें अगर कोई चेंजेस आता है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। अब जैसे आपके पास मान के चलिए एक पेपर है और एक पेपर को आपने बीच में से फाड़ दिया, तो यहाँ पर शेप और साइज का चेंज हो गया, दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। मान के चलिए आपके पास एक आइस है, इसको आपने मेल्ट कर दिया, वो पानी में बदल गया, तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर शेप और साइज में ही चेंजेस आया है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। और फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस आपको नहीं मिलेगा। और जो दूसरा चेंज है, दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज में क्या होगा? आपको हमेशा केमिकल चेंज में एक नया सब्सटेंस आपको मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर जो एग्जांपल मैंने दिया है, जो मिल्क है आपका, वो अगर कॉर्ड में बदल जाता है, तो ये बिल्कुल ही एक नया सब्सटेंस है, दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज में क्या होता है? आपको एक नया सब्सटेंस मिलेगा जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होगी। और केमिकल चेंजेस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, जैसे कि आपका रिएक्टिवनेस बदल गया, टॉक्सिसिटी बदल गया, और वो सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है, वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ कैसे करेगा, बेस के साथ कैसे करेगा। और हमेशा आप ये बात ध्यान में रखेंगे कि केमिकल चेंज में आपको हमेशा एक नया सब्सटेंस ही मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कैटलिस्ट। अब ये कैटलिस्ट क्या होता है? एनी सब्सटेंस और एनी फिजिकल फैक्टर दैट इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ रिएक्शन। कोई एक ऐसी चीज़ होगी या फिर कोई भी फैक्टर होगी, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ये फैक्टर हो गए। और सब्सटेंस की बात अगर मैं करूँगा, दैट इज़ हाइड्रोजन, निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, ऐसे कोई सब्सटेंस होंगे जो कि आपकी जो केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड होगी, अगर स्पीड को बढ़ा देती है, दैट इज कॉल्ड कैटलिस्ट। कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन का जो स्पीड है उसको बढ़ाएगा, वो खुद पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट। अगर इसको मैं हीट कर देता हूँ, यहाँ पर जो साइन दिया है, एक ट्राइंगल मैंने ब्लैक कलर में बनाया हुआ है, दैट इज द साइन ऑफ हीट। अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम लाइमस्टोन बोलते हैं, अगर इसको मैं हीट कर देता हूँ, तो मुझे कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसे हीट करने से क्या होगा? ये जो रिएक्शन है, इसकी जो स्पीड है, स्पीड इसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका केमिकल रिएक्शन। अब ये केमिकल रिएक्शन क्या होता है? The process in which one or more substances can take part and gives rise to a complete new substance। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज़्यादा केमिकल्स, वो चाहे एलिमेंट हो सकते हैं या फिर कंपाउंड हो सकते हैं, ये पार्टिसिपेट करेंगे और आपको एक दूसरा नया सब्सटेंस आपको मिलेगा, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। अब जैसे कि हाइड्रोजन गैस है, अगर हाइड्रोजन गैस को मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता हूं तो मुझे पानी मिलता है। हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है वो हाईली फ्लेमेबल होता है, और ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टी है ये जलने में आपको मदद करेगा, और इससे हमें मिलता है पानी, जो कि आग को बुझाता है। ठीक है, तो ये दोनों केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए, इन दोनों को हम बोलेंगे रिएक्टेंट। और ये जो हमें मिला, दैट इज कॉल्ड वाटर, इसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट।
केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करेगा दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट, और हमको जो मिलेगा द आउटपुट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आपके केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्जोथर्मिक रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, कोरोजन एंड रैंसिडिटी। तो वन बाय वन हम डिफरेंट टाइप के रिएक्शन को वन बाय वन अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, द प्रोसेस इन विच टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स रिएक्ट विथ ईच अदर टू प्रोड्यूस ओनली वन प्रोडक्ट। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेंगे और आपको हमेशा एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, हमेशा एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड को अगर मैंने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो मुझे कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। अगर मैंने कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाया तो मुझे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। तो यहाँ पर आप ये बात ध्यान में रखेंगे कि रिएक्टेंट हमेशा दो या दो से ज़्यादा होंगे, लेकिन प्रोडक्ट हमेशा आपका एक ही बनेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन इनटू मल्टीपल प्रोडक्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका हमेशा एक ही रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेगा और आपको दो या फिर दो से ज़्यादा प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। एक रिएक्टेंट होगा और दो या फिर दो से ज़्यादा आपको प्रोडक्ट मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना। ठीक है, तो एक रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेगा और हमको दो या फिर दो से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेंगे। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने हीट किया, मुझे कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिला। कॉपर सल्फेट को मैंने हीट किया, मुझे कॉपर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस मिला। मैंने कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट जिसको बोलते हैं ब्लू विट्रियॉल, इसको मैंने हीट किया, मुझे कॉपर सल्फेट मिला एंड जो वाटर मॉलिक्यूल मिले, मुझे 5 वाटर के मॉलिक्यूल मिले, वो वेपर में बदल के बाहर चले गए। ठीक है, हमेशा एक रिएक्टेंट आपका होगा लेकिन प्रोडक्ट दो या फिर दो से ज़्यादा होंगे। और यहाँ पे ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर मैं सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करता हूँ मुझे मिलेगा सोडियम कार्बोनेट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लेड नाइट्रेट जिसका कलर होता है वाइट, अगर इसको मैं हीट करता हूँ मुझे मिलेगा लेड ऑक्साइड जो कि येलो कलर का होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस एंड ऑक्सीजन गैस। ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होता है इसका कलर ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, हमेशा एक रिएक्टेंट होगा और दो या फिर दो से ज़्यादा आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन कितने तरह का होता है? सबसे पहले थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये एक ऐसा डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है जिसमें हीट की आवश्यकता होती है। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने हीट किया, मुझे कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिला। दूसरा होता है फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पर सनलाइट की आवश्यकता हमको होती है। जैसे कि मैंने वाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड लिया और जैसे सनलाइट इसके ऊपर जैसे गिरती है तो ये ग्रे कलर का सिल्वर एंड क्लोरीन गैस में टूट जाता है। अब जैसे मैंने येलो कलर का सिल्वर ब्रोमाइड लिया, जैसे ही मैंने सनलाइट के प्रेजेंस में इसको रखा ये सिल्वर एंड ब्रोमीन में टूट जाता है। ठीक है, सो दिस इज फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में आपको सनलाइट की आवश्यकता होती है। और ये बात आप ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में पूछता है कि सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड को हम कहाँ यूज करते हैं। सो दे आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ठीक है, और नेक्स्ट है तीसरे टाइप का डीकम्पोजिशन दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन।
इस रिएक्शन में हम इलेक्ट्रिसिटी की इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर पानी में मैं इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करूं, पानी में इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करूं तो जो पानी होता है ये टूट जाता है, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस में ये टूट जाता है। और यहाँ पर एक बात आप ध्यान में रखेंगे, ये हाइड्रोजन गैस आपको कैथोड टर्मिनल में मिलेगा एंड ऑक्सीजन गैस आपको एनोड टर्मिनल में मिलेगा। ये दोनों का जो वॉल्यूम होगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम होगा दैट इज 2:1। ठीक है, ये रेशियो इंपॉर्टेंट है। और कौन से टर्मिनल में कौन सा गैस आपको मिलेगा दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका रिएक्टिविटी सीरीज। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसका मतलब ये है कि मैं कुछ मेटल को अरेंज करूँगा उनकी रिएक्टिविटी के अनुसार, जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। इसका मतलब जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है वो सबसे पहले आएगा, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा इन सभी की जो रिएक्टिविटी है वो कम होती जाएगी। तो इसका मतलब ये जो सीरीज मैंने लिखा हुआ है इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम है और सबसे कम रिएक्टिव आपका प्लैटिनम है। तो ये हो गया पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकेल, स्टर्नम, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। तो सबसे रिएक्टिव यहाँ पे पोटेशियम होगा, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता बढ़ता जाऊँगा वैसे वैसे रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप का जो रिएक्शन है आपका दैट इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। The reaction in which a high reactive metal displaces another metal from its compound at an aqueous state, that is called displacement reaction। तो ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया है दैट इज आयरन रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा तो आपको क्या मिलेगा? आयरन सल्फेट मिलेगा एंड कॉपर मिलेगा। और यहाँ पर आप ध्यान में रखेंगे कि ये जो कंपाउंड आपने लिया है ये हमेशा एक्यूअस स्टेट मतलब पानी के साथ मिला हुआ होगा। ठीक है, अब ये आयरन और ये कॉपर, आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। क्यों डिस्प्लेस करेगा? अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज को देखेंगे, ये रहा आपका आयरन और ये रहा आपका कॉपर। तो आयरन सबसे पहले आता है और कॉपर आता है बाद में, मतलब आयरन आपका ज़्यादा रिएक्टिव हो गया कॉपर के कंपैरिजन में। तो इससे क्या होगा, ये जो आयरन है ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और कॉपर की जगह खुद बैठ जाएगा, आपको मिलेगा आयरन सल्फेट एंड कॉपर। तो ये सॉल्यूशन का कलर पहले ब्लू था और रिएक्शन होने के बाद ये ग्रीन कलर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक दूसरा एग्जाम्पल लिया हुआ है जिसमें मैग्नीशियम रिएक्शन करेगा कैल्शियम सल्फेट के साथ, और यहाँ पर आपको कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों हुआ? अब देखिए, ये मैग्नीशियम आपका मेटल है और ये जो कैल्शियम सल्फेट में कैल्शियम आपका मेटल है। अब थोड़ा सा रिएक्टिविटी सीरीज को देख लेते हैं। ये रहा आपका मैग्नीशियम और ये रहा आपका कैल्शियम। तो कैल्शियम पहले आता है, इसका मतलब कैल्शियम हाई रिएक्टिव हो गया, और मैग्नीशियम बाद में आता है, मैग्नीशियम लो रिएक्टिव हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो मैग्नीशियम है ये लो रिएक्टिव है। ठीक है, ये लो रिएक्टिव है। अगर ये लो रिएक्टिव हो गया तो ये कैल्शियम आपका हाई रिएक्टिव हो गया। तो कोई भी लो रिएक्टिव मेटल कोई भी हाई रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, जिसके चलते यहाँ पर आपको कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपका आयरन हाई रिएक्टिव है और आपका जो कॉपर है दैट इज़ लो रिएक्टिव है, तो जिसके चलते ये हाई रिएक्टिव इस लो रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि बाहर अकेला जो मेटल होगा रिएक्शन होने के लिए इसको हमेशा हाई रिएक्टिव होना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये क्या होता है? द केमिकल रिएक्शन इन विच टू आयनिक कंपाउंड्स एक्सचेंजेस देयर कैटायंस और आनायंस। तो ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें
दो आयनिक कंपाउंड पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड का मतलब होता है ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कोई भी मेटल कोई दूसरे नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है। कोई भी मेटल कोई दूसरे नॉन मेटल के साथ जो बॉन्ड बनाता है दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ पर दो आयनिक कंपाउंड पार्टिसिपेट करेंगे, तो जिसके चलते इसके जो काटायंस हैं जिसको मैंने पॉजिटिव चार्ज से मार्क किया हुआ है, आइदर ये काटायंस एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे या फिर ये जो आनायन है ये एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे। तो सोडियम सल्फेट रिएक्ट विथ बेरियम क्लोराइड, तो ये पॉजिटिव सोडियम इस बेरियम पॉजिटिव को डिस्प्लेस कर देगा और मिलेगा बेरियम सल्फेट, और ये बेरियम इधर आ गया, आपको मिलेगा बेरियम सल्फेट। ये सोडियम उधर चला जाएगा, आपको मिलेगा सोडियम क्लोराइड। और ये रहा आपका दूसरा रिएक्शन, सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद सोडियम क्लोराइड। तो ये पॉजिटिव इधर चला जाएगा, आपको मिलेगा AgCl सिल्वर क्लोराइड। ये सोडियम इधर आ जाएगा, आपको मिलेगा सोडियम नाइट्रेट। दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्स। ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट में आपको कोई ऐसा सब्सटेंस मिलेगा जो कि वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। ठीक है, अब जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू जैसे ही मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करता हूँ मुझे मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट और पानी। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है जो कि पानी में डिजॉल्व ज़्यादातर नहीं होता। नेक्स्ट रिएक्शन है आपका द रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। अब जब लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है हमको मिलता है लेड आयोडाइड, जो कि एक येलो कलर का इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, और दूसरा हमको मिलता है पोटेशियम नाइट्रेट। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इन व्हिच एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में, द केमिकल रिएक्शन इन व्हिच हीट इज यूज्ड। ये एक ऐसा रिएक्शन है जिस रिएक्शन में हमको हीट देना पड़ता है। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर मैं हीट देता हूँ ये कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। अब जैसे कि दिस इज आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट जिसका कलर होता है ग्रीन, अगर इसको मैं हीट देता हूँ मुझे मिलेगा आयरन सल्फेट, और जो 7 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो डिसअपियर कर जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ अ वेपर। अब जैसे कि अगर मैं फिर से आयरन सल्फेट को हीट करूंगा मुझे मिलेगा फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। तो ये जो तीनों एग्जाम्पल हैं इस तीनों एग्जाम्पल में मैंने हीट को दिया रिएक्शन होने के लिए, दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन इन व्हिच हीट इज रिलीज्ड। ये एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें आपको हीट मिलता है, हीट निकलता है। अब जैसे कि मैंने कोई भी मेटल, अब जैसे मैग्नीशियम मेटल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर मैं रिएक्ट करता हूँ मुझे मिलेगा मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट, हाइड्रोजन गैस और ढेर सारा हीट। अब जैसे कि मैंने सोडियम मेटल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर रिएक्ट किया तो मुझे मिलेगा सोडियम सल्फेट सॉल्ट, हाइड्रोजन गैस भी मिलेगा और ढेर सारा हीट मिलेगा। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आपका हीट निकलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन व्हिच एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक एसिड दूसरे बेस के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्शन में मुझे हमेशा सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। अब जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करेगा मुझे मिलेगा सोडियम क्लोराइड सॉल्ट एंड वाटर। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करेगा और मुझे मिलेगा कैल्शियम सल्फेट सॉल्ट एंड वाटर। अब जैसे कि नाइट्रिक एसिड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और मुझे रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज पोटेशियम नाइट्रेट एंड वाटर।
सो दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो रिएक्शन इन व्हिच ऑक्सीजन इज एडेड और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड और इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड। ये एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें आपका जो रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन ऐड होगा या फिर रिएक्टेंट से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, निकल जाएगा। दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर कॉपर सल्फाइड लिया जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और मुझे कॉपर ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा। अब जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो कॉपर है, कॉपर ने ऑक्सीजन को रिसीव कर लिया है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन गेन हुआ। दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मैंने कॉपर को अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया तो मुझे कॉपर ऑक्साइड मिला, तो कॉपर ने फिर से ऑक्सीजन को गेन किया। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब जैसे कि मैंने जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो जिंक ने सल्फर को छोड़ के ऑक्सीजन को गेन कर लिया एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिला, तो ये भी आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगा। तो जिसमें ऑक्सीजन की एडिशन हो जाएगी। ठीक है। आपका रिएक्टेंट ऑक्सीजन को गेन करेगा या फिर हाइड्रोजन को लूज कर देगा। दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिडक्शन रिएक्शन। ये ऑक्सीडेशन का ऑपोजिट होता है। द केमिकल रिएक्शन इन व्हिच ऑक्सीजन इज लॉस्ट और हाइड्रोजन गेन और इलेक्ट्रॉन इज गेन। तो ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें जो रिएक्टेंट होगा वो क्या करेगा, ये ऑक्सीजन को छोड़ देगा या फिर हाइड्रोजन को गेन कर लेगा या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। दैट इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। अब एग्जाम्पल को देख लीजिए। जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ अगर रिएक्ट करता है तो जिंक मिलता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो जिंक ऑक्साइड है रिएक्टेंट में था लेकिन प्रोडक्ट में आपका जिंक है। इसका मतलब जिंक ऑक्साइड ने यहाँ पर प्रोडक्ट पर जाते जाते ऑक्सीजन को छोड़ दिया। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज योर रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है। और ये है अल्कीन। अल्कीन क्या होता है और अल्काइन क्या होता है, जब आप कार्बन के चैप्टर को पढ़ेंगे तब समझेंगे अल्कीन और अल्काइन क्या होते हैं। तो यहाँ पर बस जान लीजिए, अगर अल्कीन में मैं हाइड्रोजन को ऐड करता हूँ, ये अल्केन में बदल जाता है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन का एडिशन हुआ। सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। तो अल्काइन में अगर मैं हाइड्रोजन को ऐड करता हूँ तो मुझे अल्केन मिलता है। सो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो रिडक्शन रिएक्शन बिकॉज इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन इज एडेड टू द अल्काइन। ठीक है। सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर, द रिएक्टेंट दैट गिव्स ऑक्सीजन और गेन्स हाइड्रोजन फ्रॉम अनदर रिएक्टेंट। तो ये एक ऐसा रिएक्टेंट होता है जो ऑक्सीजन को छोड़ देता है। ठीक है। द रिएक्टेंट दैट गिव्स ऑक्सीजन, ये एक ऐसा रिएक्टेंट होता है जो ऑक्सीजन को छोड़ देता है या फिर हाइड्रोजन को गेन करता है। दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये एग्जाम्पल को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ठीक है। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया। ठीक है। अगर इसको मैं थोड़ा सा हीट कर देता हूँ तो मुझे कॉपर एंड वाटर मिल जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो कॉपर ऑक्साइड है जिसका कलर ब्लैक होता है, ये जब प्रोडक्ट में जाते जाते कॉपर में बदल गया। इसका मतलब यहाँ पर जो ऑक्सीजन है लॉस हो गई, ऑक्सीजन यहाँ पर लॉस्ट। सो लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया, आपका रिडक्शन हो गया। तो रिडक्शन यहाँ पर किसका हुआ, कॉपर ऑक्साइड को हुआ, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ। तो कॉपर ऑक्साइड ने क्या किया, ऑक्सीजन को छोड़ दिया। तो जो ऑक्सीजन को छोड़ता है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो रिएक्टेंट ऑक्सीजन को छोड़ता है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे
रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये क्या होता है? द रिएक्टेंट दैट टेक्स ऑक्सीजन और डोनेट्स हाइड्रोजन। ये एक ऐसा रिएक्टेंट होता है जो ऑक्सीजन को रिसीव करता है। सो ध्यान दीजिए, जिसने ऑक्सीजन को छोड़ा दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसने ऑक्सीजन को गेन किया दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। अब वही एग्जांपल आप दोबारा से देख लीजिए। अगर मैंने कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो मुझे कॉपर एंड वाटर मिला। तो थोड़ा सा हाइड्रोजन को देख लीजिए, तो रिएक्टेंट में आपका हाइड्रोजन था लेकिन प्रोडक्ट में आपका वाटर है। इसका मतलब हाइड्रोजन ने वाटर बनाते बनाते ऑक्सीजन को गेन कर लिया। सो यहाँ पर हाइड्रोजन था, यहाँ पर वाटर हो गया। इसका मतलब हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन किया है। ऑक्सीजन इज गेन, इट मीन्स दैट दिस रिएक्शन इज नोन एज योर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो जिसने ऑक्सीजन को गेन किया दैट इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? And the next type of reaction is known as your corrosion. The process by which metal is slowly eaten by due to the reaction with oxygen, carbon dioxide, water, acid, base, etc. And the new compound that formed in this reaction deposits over the metal. देखिए, अगर कोई भी मेटल हो, अगर मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ या फिर पानी के साथ या फिर एसिड के साथ या फिर बेस के साथ, अगर कोई मेटल इन सभी चीज़ों के साथ अगर रिएक्ट करता है तो उस मेटल के ऊपर उसी मेटल का एक कंपाउंड बन जाता है। ठीक है? और धीरे धीरे करके वो जो मेटल है वो धीरे धीरे करके खराब हो जाता है। सो दिस केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड कोरोजन। और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आयरन है, जो लोहा होता है, अगर आयरन ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में आता है तो आयरन के सरफेस के ऊपर आपने देखा होगा एक रेड ब्राउन कलर का सब्सटेंस बनता है दैट इज कॉल्ड फेरिक ऑक्साइड, जिसे हम जंग बोलते हैं, जंग, जो कि आयरन के सरफेस को धीरे धीरे करके खराब करता जाता है। क्लियर? So this is called deterioration of metal by the action of oxygen, carbon dioxide, water, acid और base, जो धीरे धीरे करके उस मेटल को खराब करता जाता है। दूसरा एग्जाम्पल आप देख लीजिए। अगर मैंने कॉपर को पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के संपर्क में रखा तो कॉपर के सरफेस के ऊपर एक ग्रीन कलर का कोटिंग बन जाता है दैट इज कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड, जिसे हम बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कोरोजन इन विच जो मेटल है आपका, जैसे जैसे पानी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर एसिड या फिर बेस, इन्हीं के सब्सटेंस, ये जो सब्सटेंस है इनके संपर्क में आने से ही जो आपका मेटल है वो धीरे धीरे करके खराब होता जाता है। क्लियर? अब नेक्स्ट हम बात करेंगे मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग। तो रस्टिंग को हम कैसे प्रिवेंट करेंगे, हम ऐसा क्या करेंगे ताकि रस्टिंग ना हो, कोरोजन ना हो। अब जैसे कोरोजन का जो मेन कॉज होता है दैट इज ऑक्सीजन एंड वाटर। तो हमें क्या करना है, हमें जो आर्टिकल है, आर्टिकल का मतलब जो मेटल है, मेटल को हमें ऑक्सीजन और पानी से बचाना है। तो मेटल को पेंट कर दीजिए या फिर मेटल के सरफेस को ऑयल से या फिर ग्रीस से कवर कर लीजिए या फिर मेटल के सरफेस के ऊपर जिंक का एक कोटिंग चढ़ा दीजिए दैट इज कॉल्ड गाल्वानाइजेशन, या फिर कैथोडिक प्रोटेक्शन कीजिए या फिर क्रोम प्लेटिंग कीजिए या फिर अलॉय कर लीजिए, तो जिससे आपका रस्टिंग नहीं होगा। क्लियर? तो नेक्स्ट हम बात करेंगे रैंसिडिटी, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स और फैट्स इन द फूड दैट रिजल्ट्स बैड स्मेल और बैड टेस्ट। जो ऑयली खाना होता है, अगर ऑयली खाने को हम खुले में छोड़ देंगे तो ऑक्सीजन के संपर्क में आने से ही थोड़ी देर के बाद उसका जो टेस्ट है, उसका जो स्मेल है वो बदल जाता है। तो क्या होता है, वहाँ पर जो फैट है, फैट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके एक रिएक्शन बनाता है। सो जिससे क्या होता है, जो प्रोडक्ट मिलता है आपका
वो उसका जो स्मेल होता है, जो टेस्ट होता है, वो बदल जाता है। जो खाना है आपका वो खराब हो जाता है। दैट इज कॉल्ड रैंसिडिटी। तो मेथड्स टू प्रिवेंट रैंसिडिटी। अब रैंसिडिटी को कैसे रोका जाएगा? एंटीऑक्सीडेंट को ऐड कर लीजिए आप फूड में, या फिर फूड को वैक्यूम में पैक कीजिए, फूड के अंदर कोई भी ऑक्सीजन ना हो, या फिर ऑक्सीजन को निकाल दीजिए फूड से, नाइट्रोजन गैस को भर लीजिए, या फिर आपको फूड को फ्रीज के अंदर रखना पड़ेगा। तो इससे रैंसिडिटी आपकी नहीं होगी। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन बाय द हेल्प ऑफ सिंबल्स, नंबर्स एंड फॉर्मूले। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन को आप क्या करेंगे? सिंबॉलिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। अब जैसे कि मैंने एक लकड़ी को जलाया तो मुझे क्या मिला? धुआं मिलता है, स्मोक मिलता है। इसको मैं लिखूंगा कैसे? लकड़ी कार्बन होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब मैंने इसे जलाया तो मुझे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला, हीट मिला एंड लाइट मिला। सो ये जो स्टेटमेंट मैंने यहाँ लिखा है इसको मैंने सिंबॉलिकली फॉर्म से रिप्रेजेंट किया हुआ है। दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब ये क्या है? द केमिकल इक्वेशन इन व्हिच नंबर ऑफ एटम्स ऑन द लेफ्ट साइड इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द राइट साइड। कोई भी केमिकल इक्वेशन में अगर लेफ्ट साइड का एटम नंबर राइट साइड का एटम नंबर से अगर नहीं मैच होता है, उस इक्वेशन को हम कहेंगे अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब जैसे कि मैग्नीशियम को मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो मुझे मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में देखिए ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, लेकिन राइट साइड में ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही एटम है। तो ये लेफ्ट साइड में 2 ऑक्सीजन एटम है, राइट साइड में 1 ऑक्सीजन एटम है। तो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड का जो एटम नंबर है ऑक्सीजन का, दैट इज नॉट इक्वल। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब ये क्या है? इफ द नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट। अगर नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट, रिएक्टेंट में जितने एटम्स होंगे अगर प्रोडक्ट में उतने ही एटम है, दैट इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब जैसे कि मैग्नीशियम को मैंने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, मुझे मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट में मैग्नीशियम के 2 एटम्स हैं, प्रोडक्ट में भी 2 एटम्स हैं। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं और प्रोडक्ट में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 ऑक्सीजन, प्रोडक्ट में भी आपका 2 ऑक्सीजन का एटम है। सो नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट साइड is equal to the number of atoms in the product side. So such type of reactions are called balanced chemical equation. ठीक है?